नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आइए आज सुनते हैं श्री मिथिलेश्वर जी द्वारा रचित एक रहस्यमय कहानी सायास। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। इंस्पेक्टर लोहित सिंह की मृत्यु को लेकर पूरे गांव में अटकलबाजियां शुरू हो गई थीं। वे एकदम भले चंगे थे, अभी तो 70 पार के भी नहीं हुए थे। उन्हें कोई रोग बीमारी भी नहीं थी। आखिर उनकी मृत्यु की वजह क्या हो सकती है? जितने मुंह उतनी बातें। किसी के अनुसार कोई वजह तो किसी के अनुसार कोई अन्य वजह। इंस्पेक्टर लोहित सिंह शक्करडीह गांव के निवासी थे। गांव के जिन 2-4 लोगों को बाहर जाना पड़ता था और जो अच्छा खाते पीते और बढ़िया ओढ़ते पहनते थे, इंस्पेक्टर लोहित सिंह उसी श्रेणी में आते थे। इसीलिए उनकी औचक मृत्यु ने सारे गांव को जिज्ञासु बना दिया था। वे स्कूल इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त होकर अपने इस गांव में रह रहे थे। सेवा के दौरान उन्होंने खूब कमाई की थी। उनका पद ही ऐसा था जिसमें वेतन की अपेक्षा उपरिया आय महत्वपूर्ण थी। यह उनकी उपरिया आय का ही कमाल था कि अपने खस्ता हाल घर को उन्होंने पक्के की 2 मंजिली इमारत में तब्दील कर दिया था। अपनी खेती भी बढ़ा ली थी। तंगी में आकर गांव से भागने वाले छोटे किसानों के खेत उनके ही खाते में आते गए थे। उनके सिवाय गांव में फुटकर खेतों के नकद के खरीदार भी तो नहीं थे। उनके जैसे गांव के अन्य काश्तकार चाहकर भी संपन्न नहीं हो सके, लेकिन उनके इंस्पेक्टरी ने वह सब करा दिया जो गांव के लिए सपना था। वैसे तो एक साधन संपन्न व्यक्ति के रूप में उनका जीवन भरा पूरा था, पर ईश्वर ने उन्हें एक जबरदस्त कमी भी दे रखी थी। उनकी सिर्फ 7 बेटियां ही थी। बेटे की प्रतीक्षा में एक एक करके 7 बेटियां आ गई थीं। वंश के लिए वे तरसते रह गए। जवानी में इस बात की उन्होंने कभी परवाह नहीं की। हाली मुहाली और जी हुजूरी करने वाले भरे रहे, लेकिन उम्र की ढलान पर वंश की उपयोगिता वे शिद्दत से महसूस करने लगे थे। इस संबंध में गांव के लोगों की राय भी उन्हें मिलने लगी थी। अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी राय, लेकिन सबका निचोड़ एक ही। इतनी धन दौलत होकर क्या होगा जब हबेकने वाली औलाद ही नहीं है? अरे पुत्रियां तो पराई ठाती होती हैं। शादी ब्याह के बाद उन्हें अपने घर चले जाना है। मुंह में आग देने वाला और वंश की परंपरा को चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। सबसे बड़ी बात कुल कूट की निशानी होती है। अगर वह निशानी नहीं बची तो फिर और कुछ बचकर भी क्या होगा? कुल दीपक का होना जरूरी है। यहाँ पर यह बताना मुश्किल है कि इंस्पेक्टर लोहित सिंह ने गांव के लोगों की इन टीका टिप्पणियों पर या अपने मन की पुकार पर एक लड़के को गोद लेने का निर्णय किया था। जैसे भी हो, इस बात का निश्चय उन्होंने कर लिया था। जिस लड़के को ध्यान में रखकर उन्होंने यह निश्चय किया था, वह लड़का कोई और नहीं, उनके दूर के रिश्ते में एक गरीब साले का छठा बेटा था। उनके पहुंचते ही साला तैयार हो गया था। अहो भाग्य भाई साहब, आपके मुंह में घी शक्कर। एक लड़का तो किस्मत वाला साबित हुआ। असल में उनके उस दूर के साले की स्थिति बहुत दयनीय थी। उसके जिम्मे खेत का एक निहायत छोटा टुकड़ा बचा था, जिसमें उन दोनों प्राणियों यानी पति पत्नी का पेट भर पाना असंभव था। उस पर 6 बेटों की अनियंत्रित फौज। वह खेती के अतिरिक्त बकरियों और मुर्गियों की तिजारत कर किसी तरह अपने दिन गुजार रहा था। इस स्थिति में अपने संपन्न बहनोई द्वारा अपने छोटे बेटे को गोद लिए जाने ने उसे अपने नाम
लॉटरी खुलने जैसे सुखद आश्चर्य से भर दिया। बहनोई की मृत्यु के बाद जब बेटा उस अफराद संपत्ति का स्वामी होगा तो अपने माँ बाप एवं भाइयों की खोज खबर अवश्य लेगा। संभव है उसके चलते ही पूरे परिवार का भाग्योदय भी हो जाए। साली ने उस लड़के का नाम पीयूष रखा था। उसके अनुसार सचमुच वह पीयूष ही साबित हुआ। इंस्पेक्टर लोहित सिंह ने लिखा पढ़ी के बाद जब उसे अपना दत्तक पुत्र मुकर्रर किया तब पीयूष की उम्र लगभग 10-11 वर्ष की थी। इंस्पेक्टर लोहित भी उसी वर्ष सेवानिवृत्त हुए थे। उनके साले ने विदा होते पीयूष को हिदायत दी थी, आज से अब भाई साहब ही तेरे असली पिता हुए। इनकी सेवा में कोई कसर बाकी न छोड़ना, इनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन न करना, इनका जी कभी मत दुखाना। भगवान के यहाँ से तू अच्छा घर मांग कर आया था, अब इनका घर ही तेरा घर है। इंस्पेक्टर लोहित सिंह प्रसन्न मुद्रा में पीयूष को अपने घर लाए थे, जैसे वह कोई गोद लिया पुत्र नहीं, उनका अपना ही खोया बेटा हो। उस दिन तो पीयूष को देखने के लिए उनका समूचा गांव उमड़ आया था। लोहित सिंह गांव के पहले व्यक्ति थे जिसने किसी के पुत्र को गोद लिया था। उनसे पहले उनके इस छोटे से गांव में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। पीयूष को देखने के बाद गांव के लोगों को वह मंद बुद्धि का बालक जान पड़ा, शरीर से भी कुपोषण का मारा। लोगों के बहुत पूछने पर वह सिर्फ हाँ ना में ही जवाब देता था। तेज तर्रार तो एकदम नहीं था। हाँ, उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत चमकीली थीं। उसके चेहरे पर लट्टू की तरह बढ़ती उसकी दोनों आंखें अनायास ही लोगों का ध्यान खींच लेती थी। इस घटना के चंद रोज बाद से ही गांव की राय बदलने लगी थी। गांव के जिन लोगों ने लोहित सिंह को गोद लेने का सुझाव दिया था, अब उसमें आवश्यक परिवर्तन कर दिया गया था। अपने गांव की परंपरा और प्रकृति के अनुसार अब उनकी टीका टिप्पणियों का विषय इसके विपरीत चला गया था। 7-7 बेटियों के होते किसी गैर के पुत्र को गोद लेना कहाँ की समझदारी है। यह तो अपनी जाइयों पर सरेआम अविश्वास करना है। एकदम निर्बंसिया रहते तो यह बात शोभा भी देती। अब आज के युग में बेटा और बेटी में क्या फर्क। बेटियां तो बेटों से माई बाप का ज्यादा ख्याल रखती हैं। अपना खून छोड़कर भला गैर के खून का आसरा। गैर का खून गैर ही होता है, कभी अपना नहीं हो सकता। अरे बेटियां गऊ हैं और तीनों दामाद भी तो देवता है। नहीं तो क्या मजाल कि बेटी दामाद के होते लोहित सिंह कौनो तीसरे को उत्तराधिकारी बनाते। दरअसल उस वक्त तक लोहित सिंह की 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी और उनके 3 दामादों का अपने ससुराल में आना जाना होता रहता था। गांव वालों को इस बात को लेकर भी अचंभा हुआ था कि उनकी टीका टिप्पणियों का कोई असर लोहित सिंह के बेटी दामादों पर क्यों नहीं पड़ा। जाने अपने बेटी दामादों को उसने ऐसा क्या समझा पड़ा दिया था कि पीयूष का आना उन्हें तनिक भी नागवार नहीं लगा था। बीतते समय के अनुसार लोहित सिंह ने खेत बेचकर चौथी बेटी की शादी की। फिर 5वीं बेटी की शादी में भी उन्हें कुछ खेत बेचने पड़े। अब तक पीयूष सरेख हो चला था। गांव के लोगों की टीका टिप्पणियां फिर जारी हो गई थीं। इस तरह खेत ही बेचना था तो इसे बेटा बनाकर क्यों लाए। बिना खेत बेचे भी तो शादियां हो सकती हैं। क्या जरूरी है खेत बेचकर धन्ना सेठों की यहाँ ही बेटियों को ब्याहा जाए। अपनी किस्मत में वे धन लेकर आई होंगी तो जहां भी जाएंगी धनी होकर ही रहेंगी, और अगर उनकी किस्मत में धन नहीं होगा तो धन्ना सेठों का घर भी उनके पांव पड़ते ही खाली हो जाएगा। हमने राई से पर्वत और पर्वत से राई होते देखा है। जिसे उत्तराधिकारी बनाया है उसके लिए भी तो संगोरना चाहिए। अरे देखना, 7 बेटियों के ब्याह तक एक धूर भी खेत नहीं बचाएगा लोहित। इस लौंडे को तो सेवा टहल के लिए फंसा लाया है, एक टहलुआ भी तो जरूरी है। पता नहीं गांव के लोगों की इन टीका टिप्पणियों से
लोहित सिंह अवगत थे भी या नहीं, पर उन्होंने इन पर कभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और अपनी जीवन पद्धति में कोई परिवर्तन भी नहीं किया। यहाँ के गांव के लोगों ने यह भी लख लिया था कि पीयूष पर भी उनकी टिप्पणियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लोहित सिंह और उनके परिवार के प्रति उसका सेवा भाव पूर्ववत बरकरार था। शक्करडीह के ग्रामवासियों की यह विशेषता थी कि भले ही अपने घर का चेत उन्हें ना हो, लेकिन दूसरों के घर की पूरी टोह वे रखते थे। उस टोह के अनुसार पीयूष प्रारंभ से ही अपने पिता की हिदायत का अक्षरशः पालन करता आ रहा था। लोहित सिंह और उनके परिवार की सेवा में वह कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता था। उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता था। उसके बल पर ही लोहित सिंह ने गाय ले ली थी। गाय को सानी पानी देने और दुहने का कार्य उसी के जिम्मे था। गांव के लोगों की जानकारी के अनुसार उसे कभी कभार ही पानी मिला दूध मिलता था। मलाईदार गाढ़ा दूध तो लोहित दोनों पति पत्नी और बेटी दामादों के हिस्से का होता था। दिन भर लोहित सिंह का आदेश बजाने के बाद रात सोते समय उनके पैर दबाने की आदत अब उसके स्वभाव में तब्दील हो गई थी। पर लोहित सिंह के अनुसार वह उनका सच्चा बेटा था, श्रवण कुमार, लेकिन गांव के अनुसार गोद लेने के नाम पर नौकर की समस्या का समाधान। पीयूष गांव के उच्च विद्यालय के बाद आगे पढ़ने के लिए शहर नहीं जा सका। इसके लिए लोहित सिंह ने उसे तनिक भी उत्साहित नहीं किया था। उनके अनुसार वह मंद बुद्धि का छात्र था, नौकरी में जाने योग्य हरगिज नहीं था। उसे गांव पर ही रहना था, इसलिए माल मवेशी और घर गृहस्थी के कार्यों में उसे वे पारंगत बना रहे थे। शक्करडीह के लोगों की टिप्पणियां सिर्फ ईर्ष्या जनित और झगड़ा लगावन होती थी, यथार्थपरक नहीं। इसे निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। सचमुच अपनी 7वीं बेटी की शादी तक लोहित सिंह ने सारे खेत बेच दिए। अब सिर्फ मकान और इंस्पेक्टरी की पेंशन रह गई। पर गांव के लोगों ने इस बात का सुराग भी पा लिया था कि लोहित सिंह के नाम अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है, जिसका उत्तराधिकारी उसने पीयूष को नहीं, अपने बेटी दामादों को बना दिया है। गांव के लोगों के अनुसार अपने मकान का वसीयतनामा भी उन्होंने बेटी दामादों के नाम ही लिख छोड़ा था। अब गांव के लोगों के समक्ष इस बात का रहस्योद्घाटन भी स्वतः हो गया कि क्यों पीयूष के आगमन का बेटी दामादों ने विरोध नहीं किया और क्यों उनकी टिप्पणियों का वार खाली चला गया। लोहित सिंह ने यह सब कुछ किसी विवशता के तहत किया था या स्वेच्छा से, इसे जानने की कोई जरूरत नहीं समझी शक्करडीह के लोगों ने। अब तो इस यथार्थ के भोगी पीयूष को उसकी तिक्तता का एहसास करा देना उन्होंने अपना पुनीत कर्तव्य समझा। पीयूष अब जहां कहीं भी उन्हें नजर आता वे शुरू हो जाते, कैसा बुद्धू है रे कि अब तक तुझे चेत नहीं, अब भी संभला नहीं तो कहीं का नहीं रहेगा। ऐसा अनर्थ तो हमने कहीं देखा ही नहीं। बेटा बनाकर यह छल, किस दिन रात के लिए इसने मुंह बंद कर रखा है। आखिर अब इसके लिए बचा ही क्या है। लोहित सिंह ने बाप का नहीं कसाई का काम किया है। यह लड़का पता नहीं कैसा है, दूसरा होता तो अब तक। लेकिन पीयूष ने यह सुनकर भी अपना मौन नहीं तोड़ा। पूर्व की भांति इन टिप्पणियों पर उसने अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, न वाणी से न अपनी हरकतों और इशारों से। इसीलिए गांव के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अंतिम घटना की परिणति के लिए उनकी टिप्पणियां कतई जवाबदेह नहीं। वे श्री सत्यनारायण व्रत कथा के श्रोता थे। उनके अनुसार महत्व कथा का होता है, कथावाचक का नहीं। हाँ, तो उस अंतिम घटना के दिन सब कुछ अन्य दिनों की तरह ही सामान्य था। वह शनिवार का दिन था। लोहित सिंह की पसंद की खिचड़ी बनी थी। उन्होंने घी खिचड़ी जम कर खाई और सांझ गहराते ही बिस्तरा पकड़ लिया। और दिनों की अपेक्षा उन्होंने खिचड़ी अधिक खा ली थी।
उन्हें किसी भी करवट चैन नहीं मिल रहा था। कभी इस करवट होते तो कभी उस करवट। सोने से पहले पीयूष ने उनके तेल की मालिश भी की थी। उनके आदेश पर उनके चढ़ गए पेट को भी सहलाया था। उस रात लोहित सिंह आंगन के बरामदे में सोए थे। उनके करीब ही एक खटोले पर पीयूष पड़ा था और आंगन के दूसरे छोर के बरामदे में उनका तीसरा दामाद सोया था। लोहित सिंह की पत्नी अंदर के कमरे में थी। उनका तीसरा दामाद उसी दिन आया था। अपनी सास के पास रखे अपनी पत्नी के कुछ जेवर उसे ले जाने थे। वह शहर में नौकरी करता था। उसकी पत्नी और बच्चे शहर में ही रहते थे। संयोग से उस रात लोहित की कोई भी पुत्री गांव में नहीं थी। सुबह जब यह खबर भूचाल की तरह गांव में पहुंची कि लोहित सिंह नहीं रहे, तो किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर अचानक क्या हो गया लोहित को? गांव वालों ने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि लोहित सिंह जिस बिस्तरे पर सोए थे उसी पर मरे पड़े थे तथा उनकी पत्नी, दामाद और पीयूष के चेहरे हताश और बेचैन थे। लोहित की पत्नी को तो बार बार दांत लग रहा था। हर बार मुंह खोलकर दांत छुड़ाया जाता और फिर दांत लग जाता। उनके दामाद ने अपने अन्य साढ़ुओं और सालियों के पास गांव के धावक नाई को दौड़ा दिया था। ऐसे मामलों में शक्करडीह के लोग चुप रहने वाले नहीं थे। गांव की गलियों, बैठकों और खलिहानों में उनकी टिप्पणियां तेज हो उठी। अरे भाई, यह मृत्यु का नहीं, हत्या का मामला है, हत्या का। गोद लेने के नाम पर नौकर बनाकर रखने की अच्छी सजा मिल गई। पीयूषवा ठांठ हो गया है। बोलता नहीं था तो लोग समझते थे कि उसे कुछ बुझाता ही नहीं। वो सब समझता था। निमन दवाई दिया, बड़ा तरकीब से काम किया कि कोई पहचान नहीं छोड़ा। इस बात से शक्करडीह के कई लोग सहमत थे। उनके अनुसार यह काम पीयूष का ही था, चाहे उसने गला दबाकर किया हो या जहर देकर। लेकिन एक दूसरी राय इससे अलग भी थी। उनके अनुसार यह खेल दामाद ने खेला है। ढेर दिनों से सास ससुर से उनकी अनबन चल रही थी। वह तो साफे कहता था कि दोनों बड़का साड़ुन और चारों छोटका साड़ुन से सास ससुर ने उसको कम दिया है। शहर में जमीन खरीदने के वास्ते रुपया मांग रहा था। वाकई लोहित दोनों बेकत नहीं दे रहे थे। उसी ने अवसर अनुकूल देख मन की भड़ास निकाली है। यह दूसरी राय भी शक्करडीह के कुछ लोगों को सत्य लग रही थी। पर इस बीच एक तीसरी राय भी उभर आई थी। फूड पॉइजनिंग या हार्ट अटैक का केस भी हो सकता है। बिना पोस्टमार्टम के सच का खुलासा नहीं हो सकता था। इस तीसरी राय के समर्थक शक्करडीह के चंद पढ़े लिखे लोग थे। शक्करडीह के निवासियों ने अपनी जोरदार टीका टिप्पणियों से इस हादसे की खबर पर जुटी लोहित सिंह की बेटियों और दामादों को उकसाना चाहा कि यह मृत्यु का सामान्य मामला नहीं, हत्या का गंभीर और जांच पड़ताली मामला है। लेकिन लोहित सिंह के बेटी दामादों ने जुटते ही बिना अधिक सोच विचार किए उनकी लाश को बक्सर ले जाकर अंत्येष्टि कर दी। पता नहीं गांव की टिप्पणियों से वे अवगत थे भी या नहीं। यह तो गांव को धत्ता बताना हुआ, गांव की छाती पर मूंग दलना। शक्करडीह के लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब इसलिए हुआ कि लोहित की मृत्यु पर उनकी राय बट गई। लेकिन वे मानने वाले नहीं। अपने खोजी स्वभाव के अनुसार वे अनुसंधान में लग गए थे। सच्चाई का पता उन्हें लगाना ही है। वे पता लगा कर रहेंगे। इस दौरान पीयूष को लेकर भी शक्करडीह के कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की। अब लोहित के बेटी दामाद कान पकड़कर पीयूषवा को घर से भगा देंगे, नहीं रखेंगे उसे। लेकिन जवाब में अन्य लोगों ने उन्हें समझा दिया, यह सब नहीं होने वाला। पीयूषवा को रखने से उन लोगन के कौनो घाटा नहीं। उस जैसा मुफ्त का नौकर कहाँ भेटेगा। चालाक होगा तो अब वो खुदे भाग जाएगा, बगैर भाग के कहाँ जाएगा।
जैसा देश ओइसा परदेस। पीयूष का क्या होगा, निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे की घटना कौन सा मोड़ लेगी, यह भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल शक्करडीह के लोगों की चिंता का मुख्य कारण लोहित की मृत्यु की पक्की जानकारी हासिल करना था। इसके बगैर उन्हें चैन कहाँ। दोस्तों, लोहित सिंह जी की अकाल मृत्यु में पीयूष का कोई हाथ है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि बहुत जल्दी एक ऐसी ही दिलचस्प और खूबसूरत कहानी लेकर आप सबके सामने उपस्थित होंगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, लेखक व प्रस्तुति से संबंधित अपनी कोई भी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। नमस्कार।